गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा ये बात बताओ कि जितना मैं गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मैं ये बताओ मुझे कि जितना मैं तुम लोग को रोज रोज पढ़ाती हूँ, 2 पैराग्राफ, 1 पेज, 1.5 पेज या 2 पेज, क्या तुम उसको वापस अगेन पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? पढ़ते हो क्या? यस मैम। सब लोग यस मैम। पढ़ते हो? देखो मैं हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें मतलब बीच के क्वेश्चन आंसर्स कैसे पता चलेंगे, जब मेरे पढ़ाने के बाद एक बार तुम खुद पढ़ोगे। ठीक है, एक बार खुद पढ़ लोगे, जैसे मैंने पढ़ा दिया, जितना मैंने पढ़ाया, ठीक है, सिर्फ उसको एक बार दिमाग लगा के पढ़ लिया करो, ठीक है ना? तो ताकि फिर क्या होगा, तुम्हें एक तो वो चीज पूरी क्लियर हो जाएगी, बीच में से कई क्वेश्चंस तुम बता सकोगे आराम से। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि आ जाते हैं तो तुम्हारा यदि वो जो भी पार्ट है, चैप्टर है, वो 1-2 बार पढ़ा हुआ होगा तो तुम इजीली हर क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, ठीक है ना? और पैटर्न ध्यान रखना, तुम्हारा पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएंगे, राइट रॉन्ग भी आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे। तो जब तक तुम बीच का पूरा नहीं पढ़ोगे तब तक तुम इनका आंसर नहीं दे सकते, ठीक है? मतलब मेरे पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों को एक बार खुद उसको रिपीट करना पड़ेगा। आ गई बात सबके समझ में? यस ठीक है, यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। आज यहाँ से पढ़ेंगे हम इस बार बंबई। ठीक है, इस बार बंबई में उतरकर माय लॉर्ड आपने जो इरादे जाहिर किए थे, जरा देखिए तो उनमें से कौन कौन से पूरे हुए। जब आप दूसरी बार वायसराय बनकर भारत आए थे, ठीक है, तब आप बंबई में उतरे और आपने अपने इरादों की घोषणा की सबके सामने। तो जरा सोचिए उसमें से आपके कितने इरादे पूरे हुए, ठीक है? उनमें से आपका एक भी इरादा पूरा नहीं हुआ। फिर कह रहे कि आपने कहा था कि यहाँ से जाते समय भारतवर्ष को ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे बाद आने वाले बड़े लाटों को वर्षों तक कुछ ना करना पड़ेगा। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर बंबई में उतरकर ये कहा था कि मेरा जब कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उस बीच मैं भारत देश को, भारतवासियों को ऐसा आतंकित कर जाऊंगा, ठीक है, ऐसा डरा जाऊंगा अपने अत्याचारों से कि मेरे बाद जो और वायसराय यहाँ पर आएंगे उनको सालों तक कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, ठीक है? वो कह रहे कि वे कितने ही वर्षों सुख की नींद सोते रहेंगे और वो बहुत समय तक, कितने ही सालों तक आराम से सुख की नींद सोएंगे, बड़े शान से, बड़े चैन से अपना समय बिताएंगे। फिर कह रहे हैं किंतु बात उल्टी हुई, आपने जो ये डींगे हाँकी थी उसका उल्टा ही दृश्य देखने को मिला, ठीक है? उसका दृश्य क्या हुआ, हमें उल्टा देखने को मिला। कैसे? आपको स्वयं इस बार बेचैनी उठानी पड़ी है, आपको स्वयं को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा है और इस देश में जैसी अशांति आप फैला चले हैं, और आपने क्या किया, अपने अत्याचारों से इस भारत देश में, भारत देशवासियों में ऐसी अशांति, ऐसा असंतोष उत्पन्न कर दिया है जिससे कि उससे मिटाने में आपके पद पर आने वालों को न जाने कब तक नींद और भूख हराम करना पड़ेगा। तो उस अशांति को, उस असंतोष को आपके बाद जितने भी वायसराय आएंगे, ठीक है, उन सबको सही करने में पता नहीं उनको अपनी नींद को, अपनी भूख को, सबको हराम मतलब सबको गंवाना पड़ेगा। वो मतलब खुद बेचैन हो जाएंगे, उनके सामने आप इतनी समस्याएं उत्पन्न करके जा रहे हैं कि वो चैन से सो भी नहीं पाएंगे, चैन से खा भी नहीं पाएंगे। फिर कह रहे हैं कि इस बार आपने अपना बिस्तरा गर्म राख पर रखा है। आपने क्या किया है, अपने घोर अत्याचारों से, घोर अन्यायों से भारतवासियों को बहुत कष्ट दिया है, जिससे कि बिस्तरा गर्म राख पर रखा, जिससे कि आपको भी कष्ट उठाना पड़ रहा है और भारतवासियों को गर्म तवे पर पानी की बूंदों की भांति नचाया है। आपने भारतवासियों को इतना शोषण किया है, ठीक है, उन पर इतना अत्याचार किया है कि जिस प्रकार गर्म तवे पर पानी की बूंद गिरकर छटपटाती रहती है, वैसे ही आपके अत्याचारों से हमारे भारत देश के वासी छटपटा रहे थे। छटपटा रहे थे, ठीक है? अच्छा सॉरी। फिर आगे कह रहे हैं वो कि
स्वयं भी खुश ना हो सके और यहाँ की प्रजा को सुखी नहीं होने दिया। इसका लोगों के चित्त पर बड़ा ही दुख है। इस देश में ना तो आप चैन से रहे, ना आप सुखी रहे, और ना ही हमारे भारतवासियों को आपने सुखी रहने दिया, उनको चैन से जीने दिया। फिर आगे कह रहे हैं, लेखक आगे कह रहा है कि विचारिए तो क्या शान आपकी इस देश में थी, कि एक बार आप विचार करके देखिए, जब आप इस देश में आए थे तो आपकी क्या शानो शौकत थी, आपके क्या ऐश थे, आपको क्या वैभव ऐश्वर्य, मतलब उसका आप लाभ उठा रहे थे कैसे, और अब आपकी दशा क्या हो गई है, कितने ऊंचे होकर आप कितने नीचे गिरे हैं। भारत देश में शासन करने वाले अधिकारियों में आप सबसे बड़े पद पर थे, ठीक है, सबसे ऊंचे पद पर थे, लेकिन आपकी दुर्दशा ये हुई कि आप सबसे आपको नीचे भी गिरना पड़ा, उस पद को आपको छोड़ना पड़ा, ठीक है। अलिफ लैला के अलादीन ने चिराग रगड़कर और अबुल हसन ने बगदाद के खलीफा की गद्दी पर आंख खोलकर वह शान नहीं देखी जो दिल्ली दरबार में आपने देखी। वो कह रहा है कि अलिफ लैला का जो अलादीन था, जिसके पास जादुई चिराग था, वो चिराग को रगड़ता था और अपनी मनमानी इच्छा, वो उसकी जो जिन निकलता था वो पूरी कर देता था। तो वो कह रहा है कि अलिफ लैला का जो अलादीन था उसने भी चिराग रगड़कर इतनी शानो शौकत नहीं पाई, इतना ऐश्वर्य प्राप्त नहीं मिला। और इसी प्रकार जो अबुल हसन ने बगदाद के बादशाह की गद्दी हासिल करके भी उसको भी इतनी शानो शौकत देखने को नहीं मिली जितनी कि आपको दिल्ली दरबार के जश्न में देखने को मिली, ठीक है। जितनी की शानो शौकत और जितना की सम्मान आपका दिल्ली दरबार के जश्न में हुआ, उतना ना तो अलिफ लैला के अलादीन का हुआ और ना ही अबुल हसन का हुआ, ठीक है। आगे कह रहे हैं वो कि आपकी और आपकी लेडी की कुर्सी सोने की थी। जब दिल्ली दरबार में बैठने की कुर्सियां लगाई गई थी तो आपकी और आपकी पत्नी की जो कुर्सी थी वो सोने की बनी हुई थी। और आपके प्रभु महाराज के छोटे भाई, आपके प्रभु महाराज मतलब जो इंग्लैंड के राजा थे महाराज एडवर्ड, ठीक है, उसके छोटे भाई और उनके पत्नी की कुर्सी चांदी की थी, जबकि वो तो इंग्लैंड के बादशाह राजा जो था एडवर्ड, उसका भाई था, ठीक है, उसके भाई की भी कुर्सी चांदी की थी, लेकिन आपकी सोने की थी। आपको इतना सम्मान दिल्ली दरबार में मिला था। आप दाहिने थे और वह बाएं। आप राजा एडवर्ड के दाहिने हाथ के समान थे और उनका छोटा भाई बाएं हाथ के समान था। आप प्रथम थे, सबसे पहले आप थे और वो दूसरे, और एडवर्ड का भाई दूसरे नंबर पर था। आप पहले नंबर पे थे और वो दूसरे नंबर पर था। इस देश के सब रईसों ने आपको सलाम पहले किया और बादशाह के भाई को पीछे। इतनी शानो शौकत, इतना रुतबा आपका था कि इस देश के जितने भी रईस राजा महाराजा थे उन्होंने सब ने पहले आपको सलाम किया, ठीक है, और एडवर्ड के भाई को बाद में। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे और सबसे ऊंचा था, और जब उस जश्न का जुलूस निकाला गया, उस जुलूस में जो आप जिस हाथी पर आप बैठे, ठीक है, वो हाथी सबसे आगे था और वो सबसे ऊंचा था, हाथी भी सबसे ऊंचा था। आपका हौदा, चवर, छत्र आदि सबसे बढ़ चढ़कर थे। हौदा मतलब जो हाथी की पीठ पर बैठने का स्थान होता है, ठीक है, वो आपके चवर जो ऊपर छतरी रहती है वो, ये सब बाकी सब राजा महाराजाओं, रईसों, बादशाहों सबसे बढ़ चढ़कर आपके थे। मतलब आपकी इतनी शान थी भारत देश में। फिर कह रहे हैं सारांश यह है कि ईश्वर और महाराज एडवर्ड के बाद इस देश में आप ही का एक दर्जा था। इन सब बातों से सारांश यह निकलता है कि पहले ईश्वर, फिर राजा एडवर्ड, उसके बाद यदि किसी का नंबर आता था तो वो सिर्फ आप थे, ठीक है। किंतु अब देखते हैं कि जंगी लाट के मुकाबले में आपने पटकनी खाई, लेकिन एक सैन्य अधिकारी के पद के मुकाबले में आपको पराजय झेलनी पड़ी, आपको पराजित होना पड़ा, सिर के बल नीचे आ गिरे।
और आप बड़ी, आपकी जो पराजय भी क्या हुई थी, बड़ी लज्जा पूर्वक हुई, आपकी भयंकर घोर पराजय हुई, बिल्कुल सिर के बल आप नीचे आए। आपके स्वदेश में वही ऊंचे माने गए, वो सैन्य अधिकारी के पद को आपके देश में ऊंचा माना गया, आपके रुतबे को, आपके पद को ऊंचा नहीं माना गया। आपको साफ नीचा देखना पड़ा, आपको साफ बड़ा लज्जित होना पड़ा, बेआबरू होना पड़ा। फिर पद त्याग की धमकी से भी ऊंचे ना हो सके। आप फिर क्रोध में आकर, गुस्से में आपने इसको अपना प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और इस्तीफे की धमकी दे दी, लेकिन फिर भी इंग्लैंड की सरकार पर आपका कोई फर्क, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। नो मैम। आगे कह रहे हैं, ठीक है, आप बहुत धीर गंभीर प्रसिद्ध थे। वो कह रहे हैं कि आपसे पहले जितने भी भारत में शासन करने के लिए वायसराय आए, उनमें से आप बड़े दूरदर्शी, कुटिल, धीर, गंभीर, हर चीज को गंभीरता से सोचने वाले, अपना फायदा देखने वाले, अपनी इंग्लैंड सरकार का फायदा देखने वाले, उनमें से आप सबसे ज्यादा अच्छे थे। मतलब आपकी इंग्लैंड सरकार में सबसे ऊपर आप थे, दूरदर्शी थे, कुटिल थे। फिर कह रहे हैं कि उस सारी धीरता, गंभीरता का आपने इस बार काउंसिल में बेकानूनी कानून पास करते आपने क्या किया, लेकिन इस बार काउंसिल मतलब जो परिषद होती है, सभा जो होती है, जहां पर मतलब कानून पास करवाए जाते हैं, तो वहां पर आप अपना मनमाना कानून पास करवाना चाहते थे, जो कि पास नहीं हुआ। ठीक है, और क्या किया आपने, कन्वोकेशन वक्तृता, इसका मतलब क्या है, एक दीक्षांत समारोह में, कन्वोकेशन मतलब दीक्षांत समारोह में, वक्तृता मतलब भाषण, भाषण देते समय आपका दिवाला निकाल दिया, मतलब आपकी भाषण कुशलता इतनी प्रभावशाली नहीं थी। ठीक है, लोगों ने समझा कि इसको तो बोलना भी नहीं आता। फिर आगे कह रहे हैं कि यह दिवाला तो इस देश में हुआ। ठीक है, ये आपकी भाषण कुशलता का दिवाला तो इस देश में हो गया। उधर विलायत में आपके बार बार इस्तीफा देने की धमकी ने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है, और उधर इंग्लैंड में आप अपनी बात मनवाना चाहते थे, बात मनवाने के लिए आप बार बार इस्तीफे की धमकी दे रहे थे, लेकिन आपके इस्तीफे की धमकी से भी सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो लगा जड़ हिल गई। मतलब इसका मतलब आपका इंग्लैंड सरकार में जो प्रभाव था वो भी ढीला हो गया। ठीक है, जो आपका प्रभाव था वो भी ढीला हो गया। अंत में वहां भी आपको दिवालिया होना पड़ा, मतलब अंत में आपकी वहां पर भी किसी ने बात नहीं मानी, और धीरता, गंभीरता के साथ दृढ़ता को भी तिलांजलि देनी पड़ी। जो मजबूती से पैर आपने यहाँ पर अपने जमाए थे भारत देश में, उसको भी आपको छोड़ना पड़ा। पहले क्या होता था कि इस देश के हाकिम, जब आप भारत आए तो इस देश के हाकिम आपकी ताल पर नाचते थे। ठीक है, इस देश की हुकूमत आपके इशारे पर नाचती थी, जैसा आप कहते थे वैसा ही होता था। राजा महाराजा, बड़े बड़े राजा महाराजा डोरी हिलाने से सामने हाथ बांधे हाजिर होते थे। मतलब जैसे कठपुतली को डोरी हिला के मन माने तरीके से नचाया जाता है, उसी तरह आपके सिर्फ उंगली का इशारा करते ही बड़े बड़े राजा महाराजा आपके सामने आकर उपस्थित हो जाते थे। आपके एक इशारे में प्रलय होती थी, आप एक इशारा कर देते थे तो कुछ भी कर दिया जाता था, कोई भी अत्याचार, कोई भी अन्याय इस देशवासियों पर कर दिया जाता था। मतलब आप जो कहते थे वो ही होता था। कितने ही राजों को मट्टी के खिलौने की भांति आपने तोड़ फोड़ डाला, और बड़े बड़े राजाओं को, जैसे कि एक बच्चा मिट्टी के खिलौने को तोड़ देता है, उसी प्रकार से आपने उनको तोड़ दिया। ठीक है, कितने ही मट्टी काट के खिलौने आपकी कृपा के जादू से बड़े बड़े पदाधिकारी बन गए, और कितने ही मिट्टी के खिलौने जिनको कुछ भी नहीं आता जाता था, लेकिन आपकी कृपा भरी नजर उनके ऊपर पड़ गई, और वो आपकी कृपा दृष्टि से बड़े बड़े पद के अधिकारी भी बन गए। मतलब कहने का मतलब क्या है, आपके सब कुछ आपके इशारों से होता था। फिर आगे कह रहे हैं, आपके इस इशारे में इस देश की शिक्षा पायमाल हो गई। पायमाल मतलब नष्ट होना। ठीक है, स्वाधीनता उड़ गई आपके यहाँ पर आने से, और आपके एक इशारे से इस देश की शिक्षा और स्वाधीनता भी नष्ट हो गई।
शिक्षा को भी आपने दूर कर दिया भारतवासियों से और आजादी को भी आपने छीन लिया। फिर कह रहे हैं बंग देश के सिर पर आरा रखा गया। आपकी हट और जिद के कारण ही बंगाल का आपने विभाजन किया। ठीक है, फिर कह रहे हैं इतने बड़े माइलॉर्ड का यह दर्जा हुआ कि फौजी अफसर उनके इच्छित पद पर नियत न हो सका। क्या चाहते थे? इनकी मनमानी बात क्या थी कि वो किसी अफसर को, किसी व्यक्ति को सैन्य अधिकारी बनाना चाहते थे। ठीक है, इनकी ये इच्छा जो थी वो पूरी नहीं हुई। फिर कह रहे हैं और उनको उसी गुस्से के मारे इस्तीफा दाखिल करना पड़ा। जब उनकी ये इच्छा पूरी नहीं हुई, इनकी इंग्लैंड सरकार ने जब उनकी इच्छा पूरी नहीं की, तब उनको गुस्सा आया। इसको और गुस्से को उन्होंने सोचा कि अब, क्योंकि वो अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे, ठीक है, इस देश में, और इंग्लैंड सरकार में भी सबसे बड़ा मानते थे अपने आप को। कुछ कहना चाह रही है शिका? ठीक है, बड़ा मानना चाहते थे, तो उन्होंने सोचा कि जो मैं मनमानी करूंगा वो मेरी पूरी होगी। ठीक है, तो वो चाहते थे कि ये जो व्यक्ति है ये सैन्य अधिकारी बने, लेकिन ये इच्छा उनकी पूरी नहीं हुई। ठीक है, और फिर क्या किया उन्होंने? अपना गुस्से के मारे अपना इस्तीफा इंग्लैंड सरकार को दे दिया। भाई यदि आप इस व्यक्ति को सरकारी पद पर नियुक्त नहीं करोगे तो मैं आपको इस्तीफा देता हूं। उनका ख्याल ये था कि मेरे इस्तीफे की धमकी से या मेरे इस्तीफे के डर से इंग्लैंड सरकार मेरा कहा मानेगी। ठीक है, लेकिन उनकी जो ये थी गलतफहमी थी, वह भी मंजूर हो गया और इंग्लैंड सरकार ने आपके इस्तीफे को मंजूर कर लिया। उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा। आप सिर्फ एक आदमी को नौकरी देना चाहते थे, सैन्य अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन आपकी ये मनमानी इच्छा पूरी नहीं हुई। उल्टा उन्हीं को निकल जाने का हुक्म मिला। अपितु बल्कि उल्टा क्या हुआ? आपको ही यहाँ से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। आपने जो इस्तीफा दिया वो स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि जिस प्रकार आपका बहुत ऊंचे चढ़कर गिरना यहाँ के निवासियों को दुखित कर रहा है, गिरकर पड़ा रहना उससे भी अधिक दुखित करता है कि आप अपने इतने ऊंचे पद से एकदम से नीचे आ गिरे, आपकी पराजय हो गई है। ठीक है, तो जो ये बात है वो भारतवासियों को दुखी कर रही है। उससे भी ज्यादा दुखी क्या कर रही है कि आप अब कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, गिरकर पड़े रहना मतलब अब आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये बात और ज्यादा दुखी कर रही है। आपका पद छूट गया है। ठीक है, आपका पद तो आपसे छूट ही गया है, तथापि आपका पीछा नहीं छूटा, लेकिन फिर भी परेशानियों से आपका पीछा नहीं छूटा। नई नई परेशानियां आपके सामने आ रही है। फिर कह रहे हैं एक अदना क्लर्क जिसे नौकरी छोड़ने के लिए 1 महीने का नोटिस मिल गया हो, एक साधारण सा जो क्लर्क होता है, ठीक है, उसे यदि बीच में ही नौकरी छोड़ने का एक आदेश दे दिया गया हो और लिखित नोटिस उसको हाथ में थमा दिया गया हो, तो वो भी उस नोटिस की अवधि को, उस नोटिस की जो 1 महीने की जो समय है उसको बड़ी घृणा से काटता है। क्यों? क्योंकि वो नौकरी खुद नहीं छोड़ रहा है, उसको उस नौकरी से निकाला जा रहा है। तो जो ये बीच का समय है उसको बड़ी मुश्किल से वो काटता, बड़ी नफरत के साथ काटता है कि टाइम फटाफट पूरा हो जाए, मैं यहाँ से निकलूं। आपको इस समय अपने पद पर रहना कहाँ तक पसंद है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप तो अभी भी अपने पद पर बने रहना चाहते हैं, आपकी यहाँ से जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन आप इतने बड़े अधिकारी हैं, ये बात आपको शोभा नहीं देती है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यह आप ही जानते होंगे और आप अपना ये समय जो आपको नोटिस मिल चुका है, इस्तीफा आपका मंजूर कर लिया गया है, उसका जो समय है, ठीक है, वो समय आप कैसे काटते हैं ये तो सिर्फ आप ही जानते होंगे। अपनी दशा पर आपको कैसी घृणा आती है और अपनी दुर्दशा पर आपको कैसी नफरत होती है कि कहाँ तो मैं भारत पर शासन करने वाला सबसे बड़ा अधिकारी था, ठीक है, अपनी हर मनमानी करता था, देश के बड़े बड़े राजा महाराजा मेरे आगे पीछे डोलते थे, मेरे एक इशारे पर सब कुछ नष्ट भी हो जाता था
और सब कुछ सही भी हो जाता था। मेरी कृपा दृष्टि से एक सामान्य सा आदमी बड़े से बड़ा पद अधिकारी बन जाता था, और मेरी ही कृपा दृष्टि से, मतलब मेरी ही बुरी नजर से, ठीक है, यदि मुझे किसी पर गुस्सा आ गया तो एक बहुत बड़ा राजा महाराजा भी बिल्कुल सामान्य आदमी बन जाता था। इतनी शानो शौकत मेरी इस भारत देश में थी। अब ये सारी बातें सोचते हुए आपको कैसा लगता है, और आप इस समय को कितनी कठिनाई से, कितनी नफरत के साथ काट रहे हैं, ये बात तो हमसे ज्यादा अच्छे से आप ही जानते हैं। ठीक है, इस बात के जान लेने का इन देशवासियों को अवसर नहीं मिला, पर पतन के पीछे इतनी उलझन में पड़ते उन्होंने किसी को नहीं देखा कि आपकी ये बात जानने का अवसर इस देश के वासियों को नहीं मिला, लेकिन खुद आपका पतन हो गया है, फिर भी आप इस पद से चिपके हुए हैं, ठीक है ना, और उलझन में पड़े हुए हैं कि मैं क्या करूं, मेरा इस्तीफा इंग्लैंड सरकार ने मंजूर कर लिया है, अब उसको मैं रद्द कैसे करवाऊं, ठीक है ना, ये आप उलझन में पड़े हुए हैं और अपने पद से चिपके हुए हैं। लेकिन ऐसा, ठीक है ना, ऐसा इंसान हमने आपके अलावा और किसी को नहीं देखा। ठीक है, आज यहाँ तक, बाकी का अपन कल करेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। जितना आज पढ़ा है बेटा उतना वापस आप पढ़ लेना, ठीक है? यस मैम। ओके बेटा, बाय सबको। थैंक यू मैम। ओके बेटा।